डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का भरपूर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रचंड सीरीज। तो प्रचंड सीरीज में हम सभी का यही टारगेट है कि 3000 से प्लस एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किया जाएगा टर्म 1 के पर्सपेक्टिव से। तो आप सभी जानते हैं कि आप लोग का नवंबर में टर्म 1 का एग्ज़ाम डिसाइड किया गया है। तो ये वीडियो जो है वो झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या अन्य किसी भी राज्य के बोर्ड है तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है लगभग पैटर्न आपका एक ही रहेगा। तो पहला जो वीडियो है हमारा, ठीक है, इस सीरीज़ का प्रचंड सीरीज़ का पार्ट 1 है ये वीडियो। और पार्ट 1 में हमने आज पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है सिविक्स, उसका चैप्टर 1 का पार्ट 1 रहेगा, ठीक है ये। और इस चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, ठीक है, सत्ता की साझेदारी। और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे मैंने बनाए हैं और बेहतरीन क्वेश्चन है। आप एक बार वीडियो ज़रूर पूरा वॉच करें, आपका गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा कभी नहीं छूटेगा दोस्तों, ये मेरा वादा है पक्का। तो इसमें जो है क्वेश्चन का लेवल जो है वो मतलब थोड़ा ठीक है, और कह सकते हैं कि थोड़ा नॉर्मल से लेकर हाई को लेकर गया हूँ मैं। मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया आपको, नॉर्मल से थोड़ा हाई और उससे भी हाई, मतलब हाई क्वालिटी का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है इसमें। तो ये है प्रचंड सीरीज, ठीक है। और इसमें 3000 से प्लस एमसीक्यू का टारगेट है हम सभी का, और हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत करके आप पूरा पीडीएफ तैयार किया है। तो आई होप आप लोग पूरा एंजॉय करेंगे प्रचंड सीरीज को। तो ये पार्ट 1 है, चलिए पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे अंत तक, मेरे को ये लगता है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33%, 33% जो है वो सीट जो है वो आरक्षित है। सेकंड क्वेश्चन होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी परसेंट महिलाएं साक्षर है? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर भारत में कितनी प्रतिशत जो महिलाएं हैं वो साक्षर है। साक्षर हम लोग किसको बोलते हैं? जो किसी भी भाषा में लिख सकती है, पढ़ सकती है या समझ सकती है। तो 64.6%, मतलब 64.6% जो है महिलाएं यहाँ पर साक्षर है 2011 की जनगणना के अनुसार। थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार जो है वो प्राप्त हुआ था आपका 1918 में, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ उससे एक साल पहले 1918 में इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार, मतलब वहाँ पर जो है 18 साल से ऊपर की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल चुका था 1918 में। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका इसी टाइप पैटर्न से बनता है। तो चौथा क्वेश्चन है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ठीक है, तो ऑप्शन है लोकसभा, ख है विधानसभा, ग है मंत्रिमंडल, और चौथा है पंचायती राज संस्थाएं। तो भारत में आरक्षण की व्यवस्था जो है ना वो आपको पंचायती राज संस्थाओं में मिलेगी, पंचायती राज संस्थाओं में। पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है कि वर्ष 1970 और 1933 से 1970 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? ठीक है, तो बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किया गया था। देखिए आप सभी को यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल सकते हैं, ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो आप यहाँ पर टाइम मेरे पास कम था इसीलिए मैंने पीडीएफ इस प्रकार से तैयार किया है। तो यहाँ पर 4 बार हो जाएगा आंसर, ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेना है सारे ऑप्शन। आगे है, सामूहिक सरकार का उदाहरण किस देश में मिलता है? सामूहिक सरकार का, तो ऑप्शन है भारत, बेल्जियम, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा इसका सामूहिक सरकार का जो उदाहरण मिलता है वो आपको बेल्जियम में मिलेगा। आगे हम लोग बेल्जियम का जातीय बनावट देखेंगे जब चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल की कुल कितनी परसेंट जनसंख्या है? तो श्रीलंका में तमिल की जो जनसंख्या थी वो मतलब वहाँ 100% जनसंख्या में श्रीलंका में 18% जनसंख्या वो थी किसकी? तमिल की, ठीक है। तमिल की जनसंख्या कितनी थी? तो 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम को स्वतंत्रता कब मिली? तो बेल्जियम जो है वो पहले इंग्लैंड का गुलाम हुआ करता था बेल्जियम। तो बेल्जियम को जो है 1830 की क्रांति जब हुई थी, फ्रांस की क्रांति, जुलाई की क्रांति, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो वहीं पर 4 अक्टूबर 1830 को बेल्जियम को स्वतंत्रता मिल गया था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है? मतलब बहुसंख्यक मतलब क्या होता है कि कौन से भाषा बोलने वाले संख्या में अधिक हैं? तो वहाँ पर डच जो है, डच भाषी ज़्यादा है, ठीक है, तो डच भाषी को वहाँ पर बहुसंख्यक माना गया है।
आगे है, कौन सी जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो फ्रांसीसी भाषी। ठीक है, फ्रांसीसी भाषी जो है ना वो बहुसंख्यक है। मतलब कौन सी भाषा बोलने वाले ज़्यादा हैं? तो डच हैं। लेकिन कौन समूह है, मतलब कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में? ब्रुसेल्स में है यहाँ पर। वो तो मेरा बेल्जियम था। बेल्जियम में डच ज़्यादा है, जबकि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रांसीसी ज़्यादा है। ठीक है, तो 9वां नंबर हो जाए 10वां नंबर हो जाएगा कि कौन सी जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो फ्रांसीसी भाषी। 11 है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन है डच, फ्रेंच, जर्मन और सभी। तो बेल्जियम में जो है ये सभी प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो इनमें से सभी हो जाएगी, डच, फ्रेंच और जर्मन। नेक्स्ट है, श्रीलंका में दो मुख्य जातीय गुट कौन है? तो श्रीलंका में दो मुख्य जातीय गुट हैं, सिहली और तमिल, और इन सभी दोनों पक्षों के बीच हमेशा वहाँ पर मतभेद होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि तमिल जो है ना वो वहाँ पर थोड़ा कम मात्रा में है तमिल, और उस पर अत्याचार किया जाता है सिहलियों के द्वारा। तो सिहली और तमिल दो गुट हो गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सत्ता की साझेदारी का कारण है? सत्ता की साझेदारी का इसमें क्या कारण है? तो युक्तिपरक, सबसे पहला है युक्तिपरक, दूसरा है नैतिक, और तीसरा है दोनों, और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका दोनों। ठीक है, युक्तिपरक और नैतिक दोनों प्रकार के जो कारण हैं वो सत्ता की साझेदारी के मुख्य कारण हैं, तो हो जाएगा आपका युक्तिपरक और नैतिकपरक, यानी दोनों। नेक्स्ट है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ओके। नेक्स्ट है, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है वो बौद्ध धर्म है। ठीक है, बौद्ध धर्म। आगे क्वेश्चन है, अधिकांश सिहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले, मतलब श्रीलंका में अधिकांश सिहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले लोग हैं? तो बौद्ध धर्म को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला है उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर का जो 5 मॉडल सेट था सारे को मैंने इंक्लूड किया है इसमें, तो क्वेश्चन जो है कभी बाहर आने की संभावना नहीं है। प्लस एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ा गया है। ठीक है, और खास करके मेरे द्वारा ही, हमारी टीम नहीं बल्कि मैं इसको पढ़ के और मैं उसको क्वेश्चन दिया था और उसने तैयार किया इसको। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी से किस प्रकार की सरकार बनती है? 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी जब होती है तो उसको किस प्रकार की सरकार कहा जाता है? गठबंधन सरकार। अच्छा दोस्तों, सत्ता की साझेदारी क्या होती है? तो सत्ता की साझेदारी वो होती है कि सत्ता जिसके के पास होता है उसमें जो पार्टनरशिप होता है, जैसे इंडिया में क्या है, संघीय प्रकार के शासन है। क्यों? तो यहाँ पे केंद्रीय सरकार है एक, फिर दूसरा राज्य सरकार है और तीसरा स्थानीय सरकार है। तो वहाँ पर जो है सत्ता की साझेदारी हो रही है, और सत्ता की साझेदारी होने से क्या होता है? तो विभिन्न समुदाय के बीच आपसी टकराव जो होती है वो कम होती है। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा आगे। नेक्स्ट है, श्रीलंका में सिहली एवं तमिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण था? तो इम्पोर्टेंट कारण जो था ना वहाँ पे, तो वो भाषा और बहुसंख्यकवाद था। सबसे पहला तो भाषा का था कि सिहली और तमिल भाषा के बीच, और जो सिहली लोग वहाँ पे, सिहली लोग जो थे वो बहुसंख्यक में थे, जबकि तमिल लोग अल्पसंख्यक में थे। तो इसके चलते श्रीलंका में लगातार दबाव बना रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म करती है? तो लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न समुदाय के बीच आपसी समूहों के टकराव को खत्म करता है? तो वो सत्ता की साझेदारी है। ठीक है, अभी जब मैंने बताया सत्ता की साझेदारी। नेक्स्ट है, श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या था? तो श्रीलंका में जो भेदभाव का आधार था वो भाषा ही था। ठीक है, भाषा के आधार पर वहाँ पर भेदभाव चल रहा था। आगे है, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है और किस समुदाय के हैं? तो श्रीलंका में बहुसंख्यक सिहली है और वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और वो सिहली समुदाय से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रीलंका में कुल आबादी में सिहली की कितने % की आबादी है? अभी हमने देखा था कि श्रीलंका में तमिल की आबादी कितनी है, तो 18%, और सिहली की आबादी कितनी है, तो 74%, 74%। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण क्या है? तो बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण क्या है कि वहाँ पर एक सामुदायिक सरकार है। क्यों? तो एक तो बेल्जियम का सरकार थी, दूसरा क्षेत्रीय सरकार थी, तीसरा राज्य सामुदायिक सरकार थी, और वहाँ पर एक ब्रुसेल्स में सरकार अलग बनाया गया था, क्योंकि ब्रुसेल्स में जो सरकार था उसको कोई भी रेगुलेट नहीं कर सकता था। 4 प्रकार की सरकार वहाँ पर थी। ठीक है, बेल्जियम में, तो उसको सामुदायिक सरकार बोलेंगे। आगे है, सिहली को श्रीलंका का राजभाषा कब घोषित किया गया? सिहली को श्रीलंका का एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था कब? 1956 ईस्वी में। ठीक है, 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट होगा दोस्तों कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका जो है वो पहले किसका गुलाम हुआ कर रहा था? तो ब्रिटिशर्स का, और जब गुलाम था उस समय उसको सिलोन कहा जाता था। ठीक है, और आज़ादी जब उसको मिल गई तब उसको 1872 में श्रीलंका नाम पड़ गया। ठीक है, पहले उसको सिलोन बोला जाता था। तो श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? तो 1948 ईस्वी में, मतलब 4 फरवरी 1948। एग्जैक्ट डेट आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, 4 फरवरी 1948 ईस्वी को।
आगे शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? तो शासन के जो विभिन्न अंग होते हैं जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक है, तो इसके बीच में अगर सत्ता का बंटवारा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है, ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। आगे बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो वहाँ पर जो है ना वो फ्रेंच और डच का जो भाषी था उसमें काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ा था 1950 से 60 के दशक में। तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंच और डच, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है और 28 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो 28वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है संसद, राज्य, जनता और न्यायालय। तो लोकतंत्र में जो है ना वो जनता की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जनता जो है, लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? जनता की आत्मा, ठीक है, क्योंकि जनता के द्वारा, जनता के लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही शासन क्या कहलाता है? तो ये लोकतंत्र कहलाता है। और वो किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने। तो यहाँ पर 28 का हो जाएगा जनता, ठीक है। 29 क्वेश्चन है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो ऑप्शन है क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, और इनमें से सभी। तो देखिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर कोई भी समुदाय में क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटा हुआ है कोई समाज अगर क्षेत्र में बटा हुआ है, कोई भाषा के आधार पर बटा हुआ है, कोई जाति के आधार पर बटा हुआ है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सत्ता की भागीदारी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टकराव कहाँ पर होगा? तो वहीं पर होगा। क्यों? मान के चलिए कोई एरिया है और वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी सारा आया हुआ है, तो वहीं पर ज़्यादा सत्ता की साझेदारी का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा आपका राइवलरी और विरोध देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? ऑप्शन है लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक और पारंपरिक। तो सामाजिक जो टकराव होती है ना, सामाजिक टकराव, वो आपको अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप दिलवा देता है। नेक्स्ट है संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार जो है ना वो न्यायालय को दिया गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो जब स्वतंत्र राष्ट्र बन गया आपका श्रीलंका, ठीक है, 1948 में, 4 फरवरी 1948 को, उसके बाद वहाँ पर सिहली जो भाषा थी उसको 1956 में एक कानून बनाया गया वहाँ पर, और सिहली को राजभाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन बेल्जियम का भाषाई समूह नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो दिया गया है कि फ्रेंच, डच, स्पेनिश और जर्मनी। तो आप पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, उसमें फ्रेंच, डच और जर्मनी तीनों बोला जाता था बेल्जियम में, तो क्या नहीं बोला जाता था? स्पेनिश। तो फिर निम्न में कौन सा भाषाई समूह नहीं है बेल्जियम का? तो स्पेनिश हो जाएगा, ठीक है। 33 का हो जाएगा आपका ग नंबर, स्पेनिश। आगे सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब गलत कथन को आपको यहाँ पर पिक करना है, गलत कथन को आपको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है इससे सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है इससे यह अस्थिरता में आपसी फूट को बढ़ाता है। चौथा है सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। सत्ता में लोगों की भागीदारी तो बढ़ती है इससे, लेकिन यह अस्थिरता में आपसी फूट को क्या करता है? घटाता है कि बढ़ाता है? तो घटाता है वो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया बढ़ाता है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर सही है। नेक्स्ट भारत में वर्तमान में कितनी % महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ठीक है, तो संसद में जो महिलाओं को है कितनी % प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो वो हो जाएगा आपका 10.86%, मतलब 10.86%। 10.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो बेल्जियम का कौन सा ऐसा शहर है जिसमें जिसके स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया वहाँ के सरकार द्वारा? तो वो है मर्चटेम, ठीक है। नेक्स्ट है डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए वहाँ पर ना डरबन जो है वो अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है, रंग भेद, ठीक है, रंग भेद। तो गांधी जी इसके लिए भी काम करने गए थे, रंग भेद के लिए भी वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या हुआ था एक्चुअली 2001 में वहाँ की जो कुछ नेताएं थे, नेताओं जो लोग थे वो सम्मेलन किए थे इसके विरोध में, ठीक है, डरबन में नस्ल भेद विरोध में। तो 2001 में वो चमड़ी के आधार पर वहाँ पर विरोध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है?
तो अलग अलग भाषा के आधार पर जो है ना वहाँ पर शासन गठन कर जो सरकार गठन करने का अधिकार जो है वो बेल्जियम में दिया गया है। बेल्जियम में जो है वो अलग भाषा और बोलने वाले लोग अलग अलग, जैसे कोई सिहली मान के चलिए कि कोई डच बोलते हैं तो डच का अलग सरकार होगा, कोई फ्रेंच बोलता है तो फ्रेंच का अलग सरकार होगा, इस प्रकार से। ऐसा तो कहीं है नहीं जैसे हमारे इंडिया में है क्या, कोई अगर मान के चलिए उर्दू बोलता है तो उसके लिए अलग सरकार नहीं है, सबके लिए मोदी जी हैं। तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, बल्कि बेल्जियम में ऐसा सिस्टम था। नेक्स्ट है श्रीलंका में किस भाषा की सरकार है? तो श्रीलंका में अगर वर्तमान में देखें तो सिहली भाषा की सरकार है, ठीक है, सिहली भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। आगे श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? तो अगर श्रीलंका है ना तो श्रीलंका में मान के चलिए ये श्रीलंका है हमारा, ठीक है, श्रीलंका ये है। और तमिल जो है वो मुख्य रूप से किस प्रकार किधर रहते हैं? तो उत्तर पूर्वी इलाकों में, ठीक है, ये उत्तर और पूर्वी इधर वाले इलाकों में क्या करेंगे, तमिल रहेंगे। और बाकी जो एरिया है उसमें कौन रहेंगे? तो वहाँ पर सिहली रहेंगे, ठीक है। तो तमिल का कौन सा क्षेत्र हुआ? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी प्रांत। नेक्स्ट है भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है? अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर हिंदू भाषी लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। मुस्लिम और अन्य जो भाषी हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, तो हिंदू भाषी के लोग हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू समुदाय। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है? तो भारतवर्ष को ना संविधान के आधार पर, ऐसे भारत को तो बहुत सारे जो हैं अपने हिसाब से बांटते हैं, पर जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी के अनुसार यहाँ पर भारत को किस प्रकार से बांटा गया है? तो धर्मनिरपेक्ष यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म के लोग और आराम से रहते हैं, ठीक है, मेलजोल के साथ। वो तो कोई भी इतने बड़े विभाजन वाले इतने बड़े विविधता वाले देश में तो ऊंच नीच की घटना तो होती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हमारा इंडिया कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां किसी प्रतीक है? तो अश्वेत शक्ति का। अश्वेत मतलब चमड़ी के आधार पर जो काले होते हैं उनको अश्वेत कहा जाता है, ठीक है। तो इंडिया में भी कहा जाता था, जब अंग्रेज यहाँ का शासन करते थे तो अंग्रेज इस इंडिया वाले को अश्वेत बोलते थे, काला चमड़ी यानी गंदा चमड़ी वाले। तो अश्वेत शक्ति का प्रतीक क्या है? तो काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? देखिए दोस्तों, अमेरिका में जो है ना, तो अमेरिका को भी गुलाम बनाकर रखा था ब्रिटेन। वो ब्रिटेन वाले लोग तो पूरा गोरा ना रहा है, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अश्वेत विरोधी आंदोलन चलता था, ठीक है। तो 1966 के आसपास जो है ना वहाँ पर आंदोलन जो है काफ़ी ज़्यादा उग्र रूप ले लिया। 1966 में आंदोलन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र रूप ले लिया था। नेक्स्ट है बिहार की साक्षरता क्या है? तो बिहार की अगर करंट सिनेरियो अगर देखें, ठीक है, तो लिटरेसी रेट बिहार का कितना है? तो 47% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है 47 क्वेश्चन कितना है, क्या क्वेश्चन है? तो निम्न में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? तो किसको अपनी धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर टुकड़े, मतलब उसका विभाजन हुआ, ठीक है, उसका विभाजन हुआ। तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है भारत, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया और बेल्जियम। तो वो हो जाएगा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया एक ऐसा कंट्री था जिसको धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर काफ़ी ज़्यादा विखंडन का परिणाम, मतलब वो टूट गया, ठीक है, जो यूगोस्लाविया था वो कई पार्ट में टूट गया था। नेक्स्ट भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किस महानगर में हुई? तो भारत में सर्वप्रथम जो नगर निगम की स्थापना हुई थी वो चेन्नई में हुई थी, ठीक है, चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? तो भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पे, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। आगे सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे, भारत, बेल्जियम, श्रीलंका और ये नीदरलैंड, ठीक है, तो वो हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की अनूठी और सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई, ठीक है, तो बेल्जियम हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है निम्न में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे? रंगभेद के विरोधी कौन नहीं थे, मतलब रंगभेद का विरोध कौन नहीं करते थे? तो ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, ये तो करते थे। महात्मा गांधी, ये तो करते ही थे। उसके बाद टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये भी करते थे। तो जेड गुडी बच गए, जेड गुडी, ठीक है, जेड गुडी जो है वो रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो क्या दिया गया? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो गलत है नहीं। दूसरा है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं है, ठीक है। आगे सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार देता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ख नंबर, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये बिल्कुल करेक्ट गलत है। नेक्स्ट है सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है, ठीक है।
तो आपको ना क्वेश्चन अच्छे से देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा है कि कौन नहीं है और आप गलती से कौन है उसमें टिक मार करा सकते हो। तो ऑप्शन आपका है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता में जोड़ने के लिए, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है। सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए हम लोग सत्ता की साझेदारी नहीं करते हैं, ठीक है। सत्ता की साझेदारी जो है ना, वो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए करते हैं, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए कर सकते हैं, और अधिक से अधिक लोगों और समूहों को सत्ता में जोड़ने के लिए कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है आंसर के हिसाब से। नेक्स्ट है सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो ऑप्शन है अस्थिरता, आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक अविलंब। तो जो दिया गया ऑप्शन है उसके हिसाब से ग बिल्कुल सूटेबल फिट हो रहा है यहाँ पर। समुदाय के मध्य टकराव में कमी, तो समुदाय के बीच टकराव में कमी होता है किसके लिए, तो सत्ता की साझेदारी होती है इसके कारण से। तो 53 का ग नंबर। आगे 54 का बात करें तो अमेरिका में चलाए गए 54, ठीक है, 54 है, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अमेरिका में एक नागरिक आंदोलन चलाया गया था और उसका मेन मोटिव क्या था, तो मोटिव था कि नस्ल के आधार पर वहाँ पर भेदभाव को मिटाना, ठीक है। और 1966 के आसपास में वहाँ काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गया था ये आंदोलन, तो नस्ल के आधार पर भेदभाव को मिटाना। नेक्स्ट है भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है। तो भारत की जो फाइनेंशियल अगर कैपिटल का बात करें तो वो मुंबई है, ठीक है, मुंबई। नेक्स्ट है 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो 15वीं लोकसभा की अगर बात करें ना, तो वहाँ पर महिला की सदस्यों की कुल संख्या 59 है, 59। नेक्स्ट है प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। प्रोटेस्टेंट समुदाय, ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट जो समुदाय है ना वो ईसाई धर्म से रिलेटेड है, ईसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का अंग कौन सा है। तो अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था का बात किया जाए ना, तो वहाँ पर सरकार के जो अंग होते हैं, सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो सरकार के अंग होते हैं आपके ऑप्शन है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सभी। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ठीक है, सारे वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंग होते हैं, तो सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन। आगे बेल्जियम किस महाद्वीप में आता है। तो बेल्जियम जो है वो यूरोप महाद्वीप में आता है, ठीक है। ऑप्शन आपको दे देगा कि एशिया है, अफ्रीका है, तो वहाँ पर आपको यूरोप टिक लगा के आना। आगे ब्रुसेल्स में कितने % लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो ब्रुसेल्स में 80% वाले लोग, ब्रुसेल्स क्या है, तो बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, ठीक है। तो 80% लोग जो है ना वहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं, और 20% जो बच गए वहाँ पर डच बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच बोलने वाले 80% हैं, जबकि 20% वाले डच हैं। तो अब बहुसंख्यक कौन हुए, तो बहुसंख्यक फ्रेंच भाषी हुए, और डच क्या हुए, अल्पसंख्यक हुए। आगे है बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है। तो बेल्जियम की सीमा जो है ना वो नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी के साथ लगती है। तो इस दिया गया ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सभी, ठीक है, दिया गया ऑप्शन में हो जाएगा बिल्कुल सभी जो है वो बेल्जियम की सीमा के साथ लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेल्जियम में किस समुदाय का प्रभुत्व है। तो बेल्जियम में फ्रेंच भाषी का समुदाय का प्रभुत्व है। क्यों, तो क्योंकि वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, और बाकी 20% क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। आगे बेल्जियम की आबादी का कुल कितना हिस्सा फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है। तो बेल्जियम का कुल जो है ना 59% वो फ्लेमिश इलाके में रहता है, और वो क्या बोलता है, डच बोलता है। फ्लेमिश इलाके वाले क्या बोलते हैं, तो फ्लेमिश इलाके वाले डच बोलते हैं, और 59% जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं बेल्जियम की आबादी का। नेक्स्ट है बेल्जियम के मॉडल की विशेषता क्या है। तो भाषाई आधार पर देश का बंटवारा, देश में बहुसंख्यकवाद की स्थापना, और सत्ता में साझेदारी का नियम बनाना। तो ये बिल्कुल तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं, तो हो जाएगा सभी। बेल्जियम में मॉडल की विशेषता। नेक्स्ट है बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी आधारित है, किस पर आधारित है। तो 2 क्षेत्रीय सरकार का गठन, सामुदायिक सरकार का गठन, या केंद्रीय सरकार में समान प्रतिनिधित्व। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रीय सरकार भी है, सामुदायिक सरकार भी है, और एक केंद्र सरकार है जिसको ब्रुसेल्स की सरकार बुलाया जाता है। तो वहाँ पर बिल्कुल सभी हो जाएगा, तीनों ऑप्शन। नेक्स्ट है बेल्जियम मॉडल का क्या प्रभाव हुआ। बेल्जियम मॉडल का जो है वो क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल अब धीरे धीरे टफ होता जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन मैंने बनाया पूरा एनसीईआरटी किताब से, ठीक है। आपको इतना आसानी से एक जगह एक चैप्टर से इतने क्वेश्चन कंपाइल करके आपको कोई नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब में आप सर्च करके मार सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपका भी दोस्तों इतना मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, तो आप सभी का भी ये उद्देश्य बनता है कि आप सभी प्यार करें, ठीक है, मेरे को प्यार दें। और प्यार किस तरह दे सकते हैं, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए आए हैं, और वीडियो को
शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़े और मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट को उपलब्ध करा पाऊँ। तो बेल्जियम मॉडल का क्या प्रभाव हुआ था? तो देश में गृह युद्ध टल गया, भाषाई विभाजन टल गया, दूसरा है देश पूरे यूरोप में आदर्श लोकतंत्र का पर्याय बन गया। तो ये बिल्कुल सारे चीज़ हुए थी वहाँ पर, ठीक है। गृह युद्ध जो होने वाला था वो बिल्कुल टल गया, क्योंकि बेल्जियम में मॉडल क्या बन गया, तो सामुदायिक सरकार का। आगे भाषाई विभाजन टल गया और दूसरा देश पूरे यूरोप में अधिकांश आदर्श के लोकतंत्र का एक पर्याय बन गया। तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीलंका किस महाद्वीप में है? तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में हमारा, ठीक है, श्रीलंका। आगे श्रीलंका में तमिल समस्या का कारण क्या था? तो एक तो था पहला ऑप्शन की श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद था, आगे सरकार को सहेलियों का समर्थन प्राप्त था और तमिल के राजनीतिक अधिकारों की काफ़ी ज़्यादा अवहेलना हो रही थी। तो ये सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होंगे तमिलों के रिलेटेड से, ठीक है, क्योंकि तमिल लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा झेल रहा था वहाँ पर। आगे है 10वां नंबर, श्रीलंका की सिली सरकार ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया था? तो श्रीलंका की सरकार ने 1956 में कानून बनाया था, जिसमें सिली भाषा को संरक्षण दिया जाएगा और उसको एकमात्र राजभाषा घोषित किया जाएगा, ठीक है। और धर्म जो है, भाषा तो हो गया आपका सिली, और धर्म का है बात ना, तो बौद्ध धर्म को, और अभी भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म अपनाया जाता है। आगे श्रीलंका में तमिल लोग निम्न में किस धर्म से संबंधित हैं? तो श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं ना, वो हिंदू और मुसलमान दोनों से रिलेटेड, ठीक है। तो हिंदू मुसलमान दोनों हो जाएगा वहाँ पर। तो तमिल लोग हैं वो हिंदू भी हैं और मुसलमान भी, जो तमिल भाषा बोलते हैं। आगे श्रीलंका में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है? तो श्रीलंका में ईसाई लोगों का हिस्सा जो है ना वहाँ पर 7% है, इसलिए, और 7% में सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। मतलब श्रीलंका में ईसाई लोग 7% है और वो सिंहली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। आज अगर श्रीलंका के कुछ क्रिकेटर का नाम मैं बताऊँ ना, जैसे कि मुथैया मुरलीधरन, तिलक रत्ने दिलशान, या तो फिर आप कुमार संगकारा, या फिर अभी जो वर्तमान में एशिया कप में खेल रहे थे चमिका करुरत्ने, तो वो लोग क्या हैं, तो ईसाई के रूप में, ठीक है, और वो तमिल और सिंहली दोनों भाषा बोल सकते हैं। आगे यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय ना, यूरोपियन यूनियन का, तो वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी है। आगे लेबनान में राष्ट्रपति पद के लिए किस समुदाय को चुना गया? मतलब लेबनान में हमेशा राष्ट्रपति पद के लिए कौन चुने जाएंगे? तो कैथोलिक ईसाई, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? मोरोनाइट पंथ। कैथोलिक ईसाई को मोरोनाइट पंथ बोला जाता है, वही हमेशा वहाँ पर राष्ट्रपति बन सकते हैं, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं बन सकता। आगे लेबनान में प्रधानमंत्री पद के लिए किस समुदाय को चुना गया? तो लेबनान में प्रधानमंत्री पद के लिए सुन्नी मुसलमान को चुना गया था, ठीक है, ठीक है, सुन्नी मुसलमान को। आगे है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का संबंध किस देश से है? तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का संबंध जो है वो जर्मनी से। आगे बेरूत की राजधानी क्या है? ठीक है, बेरूत किसकी राजधानी है? तो लेबनान की। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। आगे बेल्जियम 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वालों समूह के बीच तनाव बढ़ा था? तो वो था फ्रेंच और डच। फ्रेंच और डच वाले लोग काफ़ी ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे थे। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना वो पहले हो चुका था, ठीक है, फिर 78। आगे है 79 वाला भी क्वेश्चन पहले हो चुका था, ये गलती से दो बार आ गया यहाँ पे। आगे है बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का प्रतिशत कितना है? तो बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का परसेंट जो है 40% है, और वो वेलेनिया क्षेत्र में है, ठीक है, वेलेनिया क्षेत्र में, और क्या बोलते हैं? तो फ्रेंच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के संदर्भ में अंतर्गत कौन शामिल है? सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण, तो ऑप्शन दिया है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। दूसरा हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल। आगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और नेक्स्ट है सामाजिक समूह, भाषाई समूह और धार्मिक समूह। तो आप जानते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, इसके बीच में क्षैतिज वितरण का बात अगर हो ना, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का होता है, और ऊर्ध्वाधर जो होता है ना वो स्तर पर होता है, जैसे कि केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। तो अगर केंद्र स्तर, राज्य स्तर और सरकार स्थानीय स्तर बोलता तो वो ऊर्ध्वाधर वितरण होता, और यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का बात चल रहा है, इसलिए यह क्षैतिज वितरण का बात हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ग नंबर। नेक्स्ट है बेल्जियम में डच बोलने वालों की आबादी कितनी है? तो बेल्जियम में डच बोलने वाले जो है ना वो 59% है, और बाकी क्या बोलते हैं? फ्रेंच है। तो 59% वाले लोग किस में से रहते हैं? तो वो लोग रहते हैं आपका फ्लेमिश इलाके में, और 40% जो फ्रेंच बोलते हैं वो वेलेनिया क्षेत्र में रहते हैं। नेक्स्ट है सत्ता की साझेदारी की ऊर्ध्वाधर वितरण में निम्न कौन सा संबंध है? तो केंद्र सरकार, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर का सरकार, जो मतलब सरकार के स्तरों पर जो विभाजन होगा सत्ता की बांटवारी, उसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट है सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? तो बेल्जियम से। सामुदायिक सरकार जो है वो बेल्जियम से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है नियंत्रण एवं संतुलन के व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी में किस रूप में है?
तो नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की जाती है सत्ता का क्षैतिज वितरण में, सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण में नियंत्रण और संतुलन की का संबंध। ठीक है, तो हो जाएगा 85 का क नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन है, साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण कौन देश में है? साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण कौन से देश में है? तो भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, बेल्जियम में या स्पेन में? तो साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण जो है वो यूएसए में मिलता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 86 का ग ख। आगे है, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन किया जाता है? तो बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति का गठन करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट घ नंबर। आगे है, सत्ता के विकेंद्रीकरण में कौन शामिल है? कौन शामिल है यहाँ पर ये देखना आपको। तो सत्ता की साझेदारी, विकेंद्रीकरण किसको बोलते हैं? तो सत्ता का जो बंटवारा होता है ना उसको हम लोग विकेंद्रीकरण बोलते हैं। तो केंद्र सरकार, आगे राज्य सरकार, तीसरा है केंद्र एवं राज्य सरकार, और केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। तो केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के सरकार के बीच में जो सत्ता की बंटवारा होती है उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो घ नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे, नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के जो प्रधान होते हैं ना उसको मेयर कहा जाता है। ठीक है, मेयर यानी महापौर। आगे 90 नंबर क्वेश्चन कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो ऑप्शन है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रांसीसी भाषा के मंत्री जो हैं वो समान हैं, राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, और तीसरा है बेल्जियम में अलग सरकार है और डच प्लस फ्रेंच भाषा का असमान प्रतिनिधित्व है, और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की सरकार की काम करती है, भी काम करती है। तो बिल्कुल ग ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि बेल्जियम में अलग सरकार तो है और डच और फ्रेंच भाषी का असमान प्रतिनिधित्व है क्या? नहीं, बल्कि वहाँ पर समान प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो इसलिए ग नंबर असत्य, असमान जब बोल दिया ना वहीं पर गलत हो गया। आगे है, आगे क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? तो दिया है यूएसए, बेल्जियम, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। तो संघात्मक शासन की जो व्यवस्था है ना वो श्रीलंका में नहीं है, श्रीलंका में संघात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है। आगे, किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो श्रीलंका में, क्योंकि संघात्मक नहीं है इसलिए श्रीलंका में क्या है, एकात्मक। आगे, शिक्षा किस सूची में है? तो शिक्षा जो है ना वो समवर्ती सूची में आती है, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आती है। नेक्स्ट, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? तो ये क्वेश्चन ना काफ़ी बड़ा अजीब है। तो श्रीलंका में सबसे पहले 1956 में तो सिली को किया गया था, मतलब सिली भाषा को, और तमिल को 1960 में किया गया था शायद। आगे है, लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी होता है? तो लोकतंत्र के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना ये काफ़ी ज़्यादा लोकतंत्र के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पार्ट 1 जो है हम लोग का यहाँ पर ख़त्म हो चुका है प्रचंड सीरीज का। आगे वीडियो में आपको इसी चैप्टर का पार्ट 2 दिया जाएगा, जो प्रचंड सीरीज का पार्ट 2 भी होगा। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था और कैसा लगा वीडियो आप सभी को। अगर अच्छा लगा होगा तो नए आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके जाइए, और जो सब्सक्राइबर हैं हमारे वो वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको अच्छे से सारे समझ में आ जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन करके सारा चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।